हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि कल सुबह आप लोगों की एग्जाम है। ठीक है। देखिए, आज जो ये वीडियो है इसको मैं दोबारा बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक बार पहले से बना चुकी थी। ये वीडियो 1 घंटे का वीडियो मेरा बना था और उसके बाद मैंने बताया कि वो करप्ट हो गया, नहीं चल पाया। फिर एक बार मुझे लगा कि मैं ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों का सुबह एग्जाम है और वो मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो यही सोच के ये वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी बच्चों की डिमांड आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आप 4 नंबर के क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं 4 नंबर के क्वेश्चन ही आज इस वीडियो में आप लोगों को करा रही हूँ। इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें लगभग 40 तक हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए थे, है ना। 38 से 40 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हो गए थे उसमें, और आगे के जो बचे हुए 2 नंबर के क्वेश्चन है उनको मैं प्री बोर्ड एग्जाम के बाद में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी उसका। अभी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर वाले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है और इसकी विशेषताएं बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? एक ऐसा बाजार जहां पे एक ही प्रकार की वस्तु को बेचने वाले अनेक विक्रेता हो, है ना, और उन सब में उन वस्तुओं को बेचने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता का माहौल हो, है ना। ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी जो विक्रेता है वो लगभग एक ही समान वस्तुओं को बेच रहे हैं, और चूंकि वो एक ही समान वस्तुओं को बेचते हैं इसीलिए वहां पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस वस्तु की कीमत समान होती है या एक समान पाई जाती है। ठीक है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, जब एक ही प्रकार की वस्तु को बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं और वो भी बिल्कुल पास पास में, कि एक शॉप यहाँ लगी, एक शॉप वहां लगी, एक शॉप वहां लगी है, तो फिर वो वस्तु की कीमत में अंतर नहीं रख सकते। अगर एक महंगी देगा दूसरा सस्ती देगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई तू इतनी महंगी क्यों दे रहा है, तेरी वस्तु क्या कुछ स्पेशल है क्या इसमें, हम तो अगली दुकान से ले लेंगे। ठीक है, यही होता है ना। तो इस कारण से वस्तुओं की जो कीमतें वो समान होने की प्रवृत्ति इस बाजार में पाई जाती है। उसके बाद इसी में है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता इसकी हो जाती है कि क्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेता मतलब बेचने वाले, ठीक है, सॉरी, विक्रेताओं की अधिक संख्या, है ना। विक्रेताओं की अधिक संख्या, विक्रेताओं का मतलब है बेचने वाले। जो वस्तु बेच रहे हैं एक ही प्रकार की, वो बहुत सारे विक्रेता है। उसके बाद क्रेताओं की भी अधिक संख्या, ये भी इसकी एक विशेषता है कि क्रेता भी बहुत सारे हैं और विक्रेता भी बहुत सारे। और जो अगली विशेषता है वो ये है कि समान वस्तु का विक्रय, है ना। जैसा मैं बता चुकी हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता क्या करते हैं? एक समान वस्तु को बेचते हैं, तो समान वस्तुओं का विक्रय। उसके बाद मूल्य की समानता, ये भी आप एक विशेषता इसकी लिख सकते हैं। चूंकि एक समान वस्तु बेच रहे हैं इसलिए मूल्य का एक समान मूल्य पाया जाता है। उसके बाद अगली जो विशेषता इसकी बनती है वो बनती है कि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, है ना। फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता से आशय यहाँ पे ये है कि जो उद्योग क्षेत्र होता है उस उद्योग में जो फर्में हैं वो बिना किसी नियंत्रण के फर्म प्रवेश भी कर सकती हैं और वो बाहर भी निकल सकती हैं। ठीक है। उसके बाद ये यातायात व्यय का न लगना, ये अगली विशेषता है इसकी जो हमें देखने को मिलती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, कि यातायात व्यय का न होना, है ना। यातायात व्यय से मतलब है कि जो भी क्रेता विक्रेता आ रहे हैं उनका यातायात व्यय नहीं लग रहा है, ऐसा इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक मान्यता है। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आशय और उसकी 4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित बनता है, चूंकि ये से रिलेटेड ही है, ये भी 4 नंबर का है इसलिए मैं आपको यही इसको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, हाँ या ना। अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक दशा है। और क्यों? तो फिर आपको कारण बताते जाने। कारण कैसे बताने? कि सबसे पहला तो इसमें यह आ जाता है, इसकी जो विशेषता है वही इसके कारण बनेंगे। कैसे बनेंगे? कि एक समान वस्तु का विक्रय,
तो आजकल हम देखते हैं ना बाजार में कि जैसे साबुन है, नहाने का साबुन ले लीजिए आप, नहाने के साबुन 50 से 60 तरह के होंगे, लेकिन वो पूरी तरह से 100% एक जैसे नहीं होते। उनमें खुशबू का, वजन का, कलर का, डिजाइन का, है ना, इन सब का थोड़ा थोड़ा अंतर तो जरूरी पाया जाता है। कुल मिला के कोई भी वस्तु 100% एक जैसी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि 100% एक जैसी वस्तुएं, समरूप वस्तुएं मार्केट में नहीं बेची जाती हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो विशेषता है वो नहीं पाई जा रही है। दूसरा ये कि स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, तो ये भी उसकी विशेषता ये भी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कुछ ना कुछ तो सरकार के नीति, नियम, लाइसेंस, नियंत्रण थोड़े तो होते ही हैं। अगला जो है वो है कि यातायात व्यय का न लगना। तो ये भी विशेषता है जो वो देखने को नहीं मिलती है कि यातायात व्यय का ना लगना। अगर हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लागत उसकी आएगी ही, या फिर कोई विक्रेता अगर किसी अन्य स्थान से यहाँ पर कोई वस्तुएं ला रहा है, ले जा रहा है, तो उसका भी यातायात व्यय निश्चित रूप से लगेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक दशा है, क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। अगला जो प्रश्न है वो है उत्पादन के 4 कारकों को बताते हुए उनको मिलने वाले पारिश्रमिक का वर्णन कीजिए। प्रश्न सुनिएगा ध्यान से कि उत्पादन के 4 कारकों को बताते हुए उनको मिलने वाले पारिश्रमिक का वर्णन कीजिए। तो उत्पादन के 4 कारक, या जिनको हम साधन भी कह सकते हैं, वो साधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ठीक है। ये 4 कारक, इन चारों से मिलके ही उत्पादन का कार्य संपन्न होता है। अब इन चारों कारकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं भूमि। भूमि को उसके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं लगान, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर श्रम। श्रम को उसके कार्य के बदले में जो मिलता है उसे कहा जाता है मजदूरी, ठीक है। उसके बाद है भूमि, श्रम, पूंजी। पूंजी को उसके उपयोग के बदले में जो पूंजी को बदले में दिया जाता है वो कहलाता है ब्याज, ठीक है। और लास्ट में आता है साहस। साहस क्या है? साहसी वो व्यक्ति है जो उद्योग स्थापित करने की रिस्क उठा रहा है या जोखिम उठा रहा है, उसे साहसी कहा जाता है। तो साहसी को मिलता है लाभ, है ना। तो ये 4 कारक हो गए और इन चारों कारकों को मिलने वाला पारिश्रमिक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुद्रा से क्या आशय है, उसके कार्य बताइए। मुद्रा से क्या आशय, या मुद्रा से आप क्या समझते हैं, या मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी वस्तु जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का माध्यम हो तथा जो व्यक्तियों द्वारा बिना किसी झिझक के स्वीकार की जाती हो ऋणों के भुगतान के लिए, उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को मैं डिटेल में आप लोगों को बता रही हूं कि मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जिससे हम वस्तुओं को बेच और खरीद सकते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से वस्तुओं सेवाओं को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। और इसके साथ ही उसकी ये विशेषता होना भी जरूरी है कि जब कोई अपने ऋणों का भुगतान करे उस वस्तु के रूप में जिसे हम मुद्रा मान रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बिना किसी झिझक के उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा के कार्यों की बात आती है तो मुद्रा का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है वो होता है विनिमय का माध्यम। क्या होता है? विनिमय का माध्यम। अर्थात हम उस मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं को बेचना और खरीदना कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं हम विनिमय का माध्यम। दूसरा जो मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा मूल्य का मापन। मूल्य का मापन, ठीक है। वस्तुओं या सेवाओं की कीमत आज हम किस में मापते हैं? हम रुपए में नापते हैं, ठीक है। कि ये पेन कितने का, ये डायरी कितने की है, ये सोफा कितने का है, ये मोबाइल कितने का है, मोबाइल का स्टैंड कितने का है ना। या मैं अगर सर्विस दे रही हूँ तो मेरी सर्विस के क्या चार्जेस हैं। ये सारी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य हम किस में नापते हैं? मुद्रा में। तो मुद्रा का सेकंड कार्य क्या हो गया है? मूल्य का मापन। तीसरा जो कार्य है मुद्रा का महत्वपूर्ण, वो है क्रय शक्ति का संचय। क्रय शक्ति के संचय से आशय क्या है कि हर व्यक्ति भविष्य के लिए कुछ पैसा
कुछ रकम बचा के रखना चाहता है ताकि आने वाले समय में वो उसके काम आ सके। तो जब मुद्रा नहीं थी, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उस समय क्रय शक्ति के संचय की बहुत बड़ी समस्या सामने आती थी। तो अब मुद्रा के कारण उस समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि मुद्रा के कारण हम पैसा बचाकर रख पाते हैं। ठीक है। और उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण कार्य आता है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, यहाँ पे हस्तांतरण से आशय क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना, मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लो ये घर है, ये मकान है, मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ, किसी और टाउन में मैं जा रही हूँ, किसी और शहर में मैं जा रही हूँ, तो बताइए मैं इस मकान को उठा के तो ले जा नहीं सकती वहां पे। ठीक है। तो अगर मुद्रा ना हो तो फिर क्या होगा? इस मकान को उठा के मैं नहीं ले जा सकती, मुझे इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मुद्रा है हमारे पास तो फिर मैं क्या करूंगी कि इसको बेच के लिक्विड मनी मुझे मिल जाएगी और वो जो पैसा है उसको मैं अपने साथ ले जा पाऊंगी। ठीक है। तो इसको कहते हैं मूल्य का हस्तांतरण। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपके हो गए हैं यहाँ पे मुद्रा के कार्य के। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, है ना। राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधियां कौन कौन सी है? तो पहले तो परिभाषा सुन लीजिए राष्ट्रीय आय की कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय से आशय है एक निश्चित समयावधि में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर हम उस देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं, इसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं, इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही है। अब यहाँ पे निश्चित समय अवधि की बात हुई है, तो वो निश्चित समय अवधि क्या? हमारे देश में 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में भी कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि। ये हमारे यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष माना जाता है उसमें राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो इस समयावधि में होती है। तो निश्चित समयावधि में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई, एक परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का या राष्ट्रीय आय का। उसके बाद इसके मापने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसके मापने की मुख्य 3 विधियां हैं। सबसे पहली है उत्पाद विधि, है ना, इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि। ठीक है। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब उत्पाद विधि का मतलब क्या है कि देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर। आय विधि क्या है ना, तो उत्पादन में जिन 4 साधनों ने अपना समय और मेहनत लगाई है उनको उनके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक मतलब जो मैंने अभी बताया कि पूंजी का ब्याज, है ना, भूमि का लगान और श्रम की मजदूरी और साहसी का लाभ, इन सबको जो पारिश्रमिक मिला है इनको जोड़ के भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। और उसके बाद है व्यय, है ना, तो देश के अंदर जितना भी व्यय हुआ है ना, चाहे वो सरकार द्वारा किया गया हो या फिर निजी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया हो, निवेश व्यय भी इसमें शामिल होता है, उपभोग व्यय भी शामिल होता है, इन सबको मिला के भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना की बात आ रही है तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से संबंधित आता है कि दोहरी गणना की समस्या क्या है और इसे किस प्रकार से हल किया जाए। दोहरी गणना की समस्या, तो दोहरी गणना की जो समस्या है वो उत्पाद विधि में, जो उत्पाद विधि है या जिसे हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, उससे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पन्न होती है। और कैसे उत्पन्न होती है ये देखिए, एक उदाहरण आप लोग को बता रही हूं कि जब हम समस्त उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ते हैं तो उस समय एक वस्तु जो है वो कई रूपों से होकर गुजरती है ना। अगर हर रूप में उसका जो मूल्य है उसको जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होगी उसके जो आंकड़े सामने आएंगे वो भ्रमित करने वाले होंगे, वो सही नहीं होंगे। कैसे? देखिए, जैसे एक खेत है उसमें गेहूं निकला, है ना, गेहूं निकला तब उसकी कीमत थी 5,000 रुपए, है ना। फिर उस गेहूं से आटा बन गया तो उसकी कीमत हो गई 7,000 रुपए। फिर उसी आटे की ब्रेड बन गई है तो उसकी कीमत हो गई है 9,000 रुपए। और उसी ब्रेड के सैंडविच बन गए तो उसकी कीमत हो गई है 11,000 रुपए। अब देखिए, गेहूं तो वही है ना, जो अपन ने देखा कि भाई गेहूं खेत में से निकला, उसकी कीमत कितनी थी? 5,000 रुपए। और अब कितनी हो गई? वो सैंडविच बनते बनते 11,000 रुपए हो गई। तो
अगर अपन हर स्तर पे सारे मूल्यों को जोड़ लेते हैं, जैसे अपन ने 5,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 11,000, अगर इन सबको जोड़ के हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, है ना। इसीलिए इस विधि को मूल्य वृद्धि विधि या अंतिम उत्पाद विधि भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप कोई वस्तु जितने स्तरों से होकर गुजर रही है उसके अंतिम वाला जो उत्पाद उसका बन रहा है उसी की कीमत आप जोड़ें। जैसे कि यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या है, यहाँ अंतिम उत्पाद क्या था हमारा, सैंडविच। तो सैंडविच की कीमत 11,000 है, तो या तो सिर्फ आप 11,000 जोड़िए या फिर हर स्टेप पे उसके मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है उतना जोड़िए। जैसे पहले 5,000 था, फिर 7 हुआ, तो 7 में से 5 गए तो 2,000, तो 2,000 प्लस कर लीजिए। बाद में 7 से 9 हो गया तो फिर से 2,000 जोड़ लीजिए। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा जो वापिस जो हमारे सामने आंकड़ा आएगा वो 11,000 का ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर ही। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग का नियम क्या है, देखिए, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग के नियम का मुख्य कथन है। क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, ठीक है। कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल की बात हो रही है, चित्र की बात हो रही है, तो देखिए तालिका आप लोग खुद बना सकते हैं, बहुत ही इजीली इसकी तालिका बन जाती है। आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम मूल्य का बनाना है और दूसरा कॉलम मांग का बनाना है। आप मूल्य को अगर आप बढ़ते हुए लिख रहे हो तो आपको मांग को घटते हुए लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मूल्य को बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो मांग को घटते क्रम में लिखना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, मूल्य को भी बढ़ा देते हैं, मांग को भी बढ़ा देते हैं। अरे नहीं भाई, जब हम कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है तो क्या होगा, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो मांग क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात को कि दोनों में विपरीत संबंध होगा, और आपको जब टेबल बनानी है तो दोनों अपोजिट बनानी। अगर कीमत हम इस तरह से रख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हमको मांग को कैसे रखना है, 10 8 6 4 2 1, ओके। अब इसका जो चित्र बनेगा भाई, वो चित्र इस प्रकार से बनेगा। इसका देखो इसका जो चित्र बनेगा ना मांग का, वो इस प्रकार से बनेगा। देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, ये वाला जो चित्र है पहले नंबर का ऊपर, ये मांग के नियम का चित्र होगा, ओके। मांग के नियम का चित्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। आपूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। आपूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में सीधा संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और जब कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम होती है, ठीक है। मांग में तो क्या था, वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध था, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। लेकिन पूर्ति में क्या है, पूर्ति और वस्तु की कीमत दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है, कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं, आप लोग में से बच्चों में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बिजनेस में है, बहुत सारे एग्रीकल्चर में है, मुझे पता है, ठीक है। तो आप बताइए कि आप लोग क्या करते हो, जब आप लोगों के पास जो माल रखा है ना, जो भी खेती का जो सामान रखा है, जैसे अभी लहसुन की बात ही कर ले हम लोग, है ना। लहसुन की अभी कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही है लहसुन की कीमतें। तो जैसे ही मंडी में आप लोगों को पता चलता है कि आज कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप लोग क्या करते हो, सारा स्टॉक में से निकाल के माल मार्केट में जाते हो, है ना, बेचने के लिए, कि आज ज्यादा कीमत है तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जब ज्यादा कीमत होती है तो पूर्ति क्या हो जाती है, बाजार में बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर आपको पता चले कि सडनली लहसुन के भाव एकदम नीचे गिर गए, तो फिर आप मार्केट में जाओगे क्या बेचने, नहीं जाओगे। फिर आप क्या सोचेंगे, अरे यार जब अच्छा भाव आएगा तब बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्ति का जो नियम है वो क्या कहता है
कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक घटेगा तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है भाई। और इसकी जो टेबल बनेगी, इसकी टेबल वापस वैसी ही बनेगी, एक तरफ हम कीमत को दर्शाएंगे, एक तरफ पूर्ति को दर्शाएंगे, लेकिन अब की बार क्या होगा, दोनों बढ़ते क्रम में होगी, ठीक है। अगर कीमत को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दर्शा रहे हैं तो हमको पूर्ति को दर्शाना पड़ेगा 100 120 140 160 180, ठीक है, बढ़ते क्रम में। और इसका जो चित्र बनेगा देखो भाई वो ऐसा बनेगा, इसका चित्र देख लीजिए, ऐसा बनेगा। ये वाला जो चित्र है ना, ये एसएस वक्र जो मैंने दे रखा है, ये पूर्ति वक्र है, एसएस वक्र, ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा पूर्ति वक्र, और मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, ठीक है। ये दो चीज अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ज्यादातर रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि तटस्थता वक्र से की विशेषताएं बताइए, उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताइए, या फिर अधिमान वक्रों की विशेषता बताइए। मतलब तटस्थता वक्र किसे कहते हैं उसकी विशेषता बताइए, या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं उसकी विशेषता बताइए, या अधिमान वक्र किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं बताइए। तो एक लाइन में इसका अर्थ भी बता रही हूँ और फिर इसकी विशेषताएं बताऊंगी। देखिए तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। लिख लीजिएगा इस डेफिनेशन को, है ना, कि एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। ये तटस्थता वक्र का कोटेशन है या इसका कथन है मुख्य। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो देखिए विशेषता देखने से पहले आप लोग चित्र देख लीजिए। अगर आप चित्र देख लेंगे ना तो आप लोगों को उसकी विशेषता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए ये इस प्रकार का तटस्थता वक्र का चित्र बनेगा, ये ऐसा चित्र बन रहा है, देखिए ये इस टाइप का चित्र बनेगा तटस्थता वक्र का, ठीक है। अब विशेषता सुन लीजिए। सबसे पहली विशेषता है कि तटस्थता वक्र, दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। पहली विशेषता क्या है, दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। दूसरी विशेषता कि तटस्थता वक्र कभी भी एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को टच नहीं करते, टच नहीं करते, ठीक है। ना तो वो एक्स अक्ष को टच करेंगे ना ही वाई अक्ष को टच करेंगे, है ना, वो ऊपर ऊपर बनेंगे जैसे मैंने बना रखा है। तीसरा जो है कि जितना ज्यादा ऊंचा तटस्थता वक्र होगा वो उतने ही अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। क्या है तीसरी विशेषता, कि जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा वो संतुष्टि के उतने ही ऊंचे स्तर को बताएगा। क्यों बताएगा भाई ऊंचे स्तर को, इसीलिए बताएगा क्योंकि जब तटस्थता वक्र ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब है कि उपभोक्ता की जो बजट लाइन है वो भी ऊपर की ओर खिसक गई, वो दाईं ओर खिसक गई है, मतलब उपभोक्ता की जो आय है वो बढ़ गई है और वो पहले से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, इसीलिए उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। तो पहली विशेषता हो गई कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। दूसरी है तटस्थता वक्र एक्स अक्ष या वाई अक्ष को क्रॉस नहीं करते। और अगली विशेषता है कि तटस्थता वक्र, जो तटस्थता वक्र जितना ऊंचा होगा वो उतने ही अधिक ऊंचे संतुष्टि के स्तर को बताएगा, ठीक है। और एक चौथी विशेषता और है इसकी, और वो ये है कि तटस्थता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ये मैंने अभी बताया है, तो मैंने चंद्र टाइप का आप लोगों को बताया है, तो तटस्थता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताइए, है ना। आप ये वाला वीडियो में बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाली हूँ, अदरवाइज मेरी फिर से मेहनत खराब हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैं क्लोज करूंगी। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताइए। तो व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। व्यापार संतुलन में देश के आयातों और निर्यातों का जो अंतर है वो व्यापार संतुलन कहलाता है ना। एक देश में आयातों और निर्यातों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। इसमें सिर्फ दृश्य मदें शामिल होती हैं। और भुगतान संतुलन इससे थोड़ा सा व्यापक है।
भुगतान संतुलन में देश की समस्त प्रकार की लेनदारियों और देनदारियों का जो अंतर है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, ये एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदें सम्मिलित होती हैं। अब आप बोलोगे दृश्य मदें क्या होती है, अदृश्य मदें क्या होती है? तो देखिए, दृश्य मदें नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनको दृश्य मदें कहा जाता है। तो अब इसमें क्या चीजें आएंगी? वस्तुएं आ जाएंगी। इसमें वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। सेवाएं, सेवाओं को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, तो वो किस में आ जाएंगी? वो अदृश्य मदों में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भुगतान संतुलन होता है उसमें लेनदारियां और देनदारियां दोनों ही शामिल होती हैं। तो इस स्तर से अगर हम देखें तो जो भुगतान संतुलन है वो एक व्यापक अवधारणा है और व्यापार संतुलन एक छोटी अवधारणा है। अच्छा, एक और चीज इसमें आ जाती है कि व्यापार संतुलन असंतुलित भी हो सकता है ना? कहने का मतलब हो सकता है कि हमारे निर्यात कम हो, हमारे आयात ज्यादा हो, है ना? अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहेंगे कि व्यापार संतुलन का असंतुलन, है ना, या विपक्ष में होना है। लेकिन भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, हम ऐसे स्पष्ट करेंगे कि जो भुगतान संतुलन होता है वो एक देश की समस्त लेनदारियों और देनदारियों का अंतर होता है ना? अब लेनदारियां देनदारियां कई तरह की होती हैं। इसमें आयात निर्यात भी हो गया है, हस्तांतरण भुगतान भी हो गया है, गिफ्ट्स वगैरह भी, जो उपहार वगैरह दिए जाते हैं एक देश के लोगों द्वारा दूसरे देश के लोगों को, या दूसरे देश के लोगों को जो हमारे देश के लोगों को दिए जाते हैं वो, इनमें सेवाओं का भी हो गया। सब तरह की लेनदारियां देनदारियां आ गई हैं। ठीक है, अब जो भुगतान संतुलन है उसको 31 मार्च की स्थिति में भुगतान संतुलन को संतुलित करना होता है। संतुलित कैसे करना होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा भुगतान संतुलन विपक्ष में है, विपक्ष का मतलब ये है कि हमारी लेनदारियां तो कम है, हमारी देनदारियां ज्यादा है, हमने दिया ज्यादा है विदेशों में, चाहे वो आयात के माध्यम से दिया हो या अन्य किसी भी माध्यम से दिया हो, तो हमारी देनदारियां ज्यादा है, हमारी लेनदारियां कम है, तो हमारा भुगतान संतुलन कैसा हो गया? विपक्ष में हो गया। अब क्या होगा? अब 31 मार्च की स्थिति में हमारा जितना भी घाटा निकल के सामने आ रहा है उस घाटे को हमको उस दिनांक को बराबर करना है। और कैसे करेंगे? उस घाटे को बराबर किया जाता है विदेशों से ऋण लेकर, या फिर अपने स्वर्ण का आयात करके, है ना? ये इन माध्यमों से जो सरकार है वो भुगतान संतुलन को, उस दिनांक को संतुलित कर देती है। और वापिस जो 1 अप्रैल से जो शुरू होता है वो नया हिसाब बिल्कुल शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पिछले हिसाब को लेके हम कैरी किए जा रहे हैं कि पिछला हिसाब हमारा इतना बकाया, नहीं भाई, इसमें ऐसा नहीं होता है। भुगतान संतुलन में 31 मार्च की स्थिति में भुगतान संतुलन जो है वो देश का, वो क्या हो जाता है? वो संतुलित हो जाता है। हालांकि वो विपक्ष में था, हमारी लेनदारियां कम थी, देनदारियां ज्यादा थी, लेकिन उसको हमने संतुलित किया है ऋण वगैरह लेके या स्वर्ण का आयात करके या जैसे भी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। और व्यापार संतुलन में तो आयात और निर्यातों का अंतर है। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन। तो अभी लगभग देखिए हमारे 12-13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और सॉरी टू से, बट मुझे ये वीडियो क्लोज करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो और अगर हो सका अभी नाइट में, वैसे ही नाइट बहुत हो चुकी है, तो मैं बना दूंगी। अदरवाइज मैं नेक्स्ट, अब जो प्री बोर्ड के बाद आप लोग वीडियोस देख पाओगे। ठीक है, तो कल के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छी तरह से पेपर कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसरों को हल कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।